हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को TRE 2 का क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। TRE 4 के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर ही सॉल्व करें, क्योंकि TRE 4 में हो सकता है कोई सा क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो आप लोगों को एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए TRE 2 का, TRE 1 का और चाहे TRE 3 का हो, यानी कि जितना भी एग्ज़ाम हुआ है पिछले, वह आप लोगों को देख लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं TRE 2 का क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आप लोगों को 2 वीडियो में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 वीडियो में पूरा आप लोगों को क्वेश्चन करा दूंगा। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक चीज़ के लिए बहुत बहुत थैंक्स करता हूं, क्योंकि मैंने TRE 1 का क्वेश्चन जो अपलोड किया था, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया उस वीडियो में। इसलिए मैं आप लोगों के सामने TRE 2 का वीडियो लेके आया हूँ उस मोटिवेशन से। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया तो और भी मैं मोटिवेट होकर और भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। TRE 2 का क्वेश्चन है, जो कि आपका पहला आप लोगों का लैंग्वेज का होगा। मैं एक चीज़ और बात करूँगा यहाँ पर, जैसे आप लोगों का अगर TRE 4 में जो लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का जो लैंग्वेज क्वेश्चन रहेगा वह आप लोगों का इंग्लिश का 8 क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद 9 से 30 तक हिंदी का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 9 से 30 तक हिंदी का रहेगा और इंग्लिश का 8 तक रहेगा, और जिसमें कि आप लोगों को 9 नंबर लाना कंपलसरी रहता है पूरे 30 नंबर में से। अगर 9 नंबर नहीं लाए तो आप लोगों का उधर अगर जितना भी नंबर ला ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें रिज़ल्ट आप लोगों का शो ही नहीं होगा, यानी कि आप लोग फेल कर दिया जाओगे डायरेक्ट। तो आप लोगों का लैंग्वेज में 9 नंबर आना कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के हुए। क्वेश्चन नंबर 1 में है, आई हैव सो मैनी डैश गुड फ्रेंड्स, यानी कि ये बोल रहा है मेरे पास बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे कि अगर आप लोग मैनी यहाँ पे देख रहे हैं तो मैनी के साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। मैनी के साथ डायरेक्ट आप लोग प्लूरल नाउन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैनी के साथ आर्टिकल का यूज़ क्यों नहीं होगा बताता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों की जैसे आप बहुत सारे के जगह पे एक यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एक दोस्त है ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं, बहुत सारा है तो बहुत सारा, एक का यूज़ नहीं होगा वहाँ पे, यानी कि इसमें कोई सा भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव इज़ राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, आई वांट टू बिल्ड डैश वेरी बिग हाउस। तो इसमें आप लोगों का आर्टिकल यूज़ होगा। आर्टिकल यूज़ कौन सा होगा? ए। ठीक है, ए इज़ राइट आंसर। अब इसमें ए क्यों होगा यूज़, वह मैं बताता हूँ। क्योंकि जो आप लोगों का हाउस दिख रहा है ये काउंटेबल है। ठीक है, काउंटेबल है और सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ आप लोग इंडिफिनाइट आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, ए का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई वांट टू बिल्ड ए वेरी बिग हाउस, मैं चाहता हूँ एक बड़ा सा घर बनाना। ठीक है, तो ए का यूज़ हो जाएगा यहाँ पे, तो ए इज़ राइट आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ गार्डन। ठीक है, यानी कि कौन सा एक ऐसा इसमें ऑप्शन है जो कि गार्डन का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब इसमें फ्लावर जो है आपका गार्डन का पार्ट है, ग्रास जो है वो गार्डन का पार्ट है, और वार्ड ड्रॉप जो है वो आप लोगों का गार्डन का पार्ट नहीं है, ये आप लोगों का रूम का पार्ट है। ठीक है, तो ये सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन। कौन सा एक ऐसा पार्ट है जो कि रेलवे स्टेशन का इन तीनों में? आप लोग प्लेटफॉर्म है, जब बिग रेलवे स्टेशन में जाते होंगे तो प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले जाते हैं आप लोग, तो ये सही हो जाएगा। आप लोग ओवर ब्रिज, ये भी सही हो जाएगा, रेलवे स्टेशन का पार्ट है। अराइवल और डिपार्चर, ये भी रेलवे स्टेशन का पार्ट है, यानी कि मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में है, द सिक्स्थ लेटर इन द अल्फ़ाबेट आफ्टर जे विल बी, यानी कि जे के बाद छठा लेटर कौन सा होगा? अब देख लेते हैं एक बार, जे के एल एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। अब यहाँ पे जे को छोड़ के देखते हैं, 1 2
3, 4, 5, छठा लेटर पी आता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज पी, यानी कि बी आप लोगों का सही आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में इन ए जू डैश लिव इन केज, यानी कि एक चिड़ियाघर में कौन सा ऐसा जानवर है जो कि केज में रहता है। इन तीनों में आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो आप लोगों का ये बर्ड जो है वह भी आप लोगों केज में रहता है, एनिमल जो है वह भी आपको केज में रहता है, स्नैक जो है वह भी आपको केज में रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप लोगों का डी इज राइट आंसर, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है डॉटर्स डॉटर इज, यानी कि बेटी के बेटी, ठीक है। बेटी के बेटी आपको कौन लगेगा, इसमें हो जाएगा राइट आंसर ग्रैंड डॉटर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। तो आप लोगों का इसमें कोई सा ग्रैंड डॉटर नहीं है, ये भी नहीं, सिबलिंग नहीं होगा, नैसी नहीं होगा, कज़न नहीं होगा, यानी कि नन ऑफ द अबव, ई इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में माई सिबलिंग आर माई, यानी कि मेरे सिबलिंग्स, मेरे कौन लग हो सकते हैं, वह हो सकता है भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, ठीक है। ब्रदर्स एंड सिस्टर, बी इज राइट आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसमें देखना है कि समुज्ज्वल शब्द जो है इसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। सम जोड़ उत जोड़ जुअल, ठीक है। तो आप लोगों का सम जो है वो आप लोगों का उपसर्ग है, ठीक है। तो ये आप लोगों का सही हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, सम, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है, यानी कि इन सब में से कौन सा अ उपसर्ग किस में है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अतः को। अतः को हम लोग ये करते हैं अ प्लस था, ये आप लोग अ जो है उपसर्ग है और था जो है वो मूल शब्द है, यानी कि ये सही है। अब देखते हैं अनपढ़ को। अनपढ़ में हो जाएगा अन जोड़ पढ़, अन जो है उपसर्ग है, ठीक है, और ये आप लोगों का मूल शब्द है पढ़, ठीक है। अनिष्ट में देखते हैं, अनिष्ट में आप लोगों का अन जोड़ इष्ट हो जाएगा, यानी कि इन सब में से एक ही में है, ए में आप लोगों को अ उपसर्ग का यूज़ किया गया अतः में, ठीक है। ए इज राइट आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप्रत्यय युक्त है, यानी कि इन सब शब्द में से कौन सा शब्द में अप्रत्यय का यूज़ किया गया है। तो धार्मिक में एक का यूज़ किया गया है, धार्मिक, ठीक है, एक प्रत्यय का यूज़ किया गया है। और असली में दीर्घई प्रत्यय का यूज़ किया गया है, असली दीर्घई प्रत्यय का। और प्यारा में आ का यूज़ किया गया है, आ प्रत्यय का, ठीक है। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्यारा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास है। तो जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास होता है, ठीक है। बी इज राइट आंसर, द्वंद्व समास। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। नंबर 13 में है जन्मांध शब्द कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ए इज राइट आंसर। अब तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों को स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर, 5। कौन कौन सा है, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, ठीक है,
यन संधि और विरुद्ध संधि, अयादी संधि। ठीक है, ये 5 जो है आप लोगों का मुख्य प्रकार है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में अतीव का संधि विच्छेद होगा। अतीव का संधि विच्छेद क्या होगा? अति जोड़ इव, अतीव। ठीक है, यानी कि ए इज राइट आंसर, अतीव। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्युत्तर शब्द में यन संधि है। कौन सी संधि है? यन संधि, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 में मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा। मनोरंजन शब्द क्या होगा संधि विच्छेद? मन जोड़ रंजन, मनोरंजन, यानी कि ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में है विराम चिन्ह। ये जो आप लोग विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धविराम। क्या होगा? अर्धविराम। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आते हैं? हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिष्टाचार। कौन सा शब्द पहले आते हैं? शिष्टाचार, ए इज राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में व्यास शब्द का विलोम है। व्यास शब्द का विलोम है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? समास। समास जो है आप लोगों का व्यास शब्द का विलोम है। और समर्थन का जो होता है वह आप लोगों का विरोध होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? अरबी में अदब, ये सही है आप लोगों का। तुर्की में अमरूद, ये नहीं होगा, बी। तो फारसी में आज़ादी, ये भी सही है आप लोगों का। कौन सा गलत है वह चूज करना है इसमें। तुर्की में अमरूद नहीं होगा, यानी कि बी इज राइट आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोगों का मगही किस उपभाषा की बोली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी, ए इज राइट आंसर। और मगही को जो है मागधी भी कहते हैं, मागधी। ठीक है, और ये भाषा भारत के पूर्व में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। ठीक है, मागधी। मागधी भाषा से ही भोजपुरी, मैथिली, अंगिका आदि भाषाएं निकली है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए डैश का प्रयोग होता है। इस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उच्च शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह से आप को पाठक के भावबोध को सरल बनाने में काम आता है। यानी कि आप लोग जैसे कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें आप लोगों को विराम चिन्ह अगर दे दिया जाए तो आप लोग वहाँ पे रुक जाते हैं, तो उससे आप लोगों को आसान होता है, यानी कि सरल बनाता है उस चीज़ को पढ़ने में। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, यानी क्वेश्चन नंबर 24 पे। ठीक है, नंबर 24 में कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है? इसमें भेद नहीं है, कौन सा भेद नहीं है वह देखना है। ठीक है, अर्ध विराम है आप लोगों का, मध्य विराम नहीं है, अंत्य विराम नहीं है, यानी कि बी और सी। ठीक है, यानी कि इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, डी इज राइट आंसर। क्योंकि इसमें पूछा नहीं है तो बी और सी नहीं है, ए है। ठीक है, तो इसमें डी इज राइट आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है?
तो इसमें पूछा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा नहीं है, तो नहीं का भाई क्या होगा, नहीं होगा। तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। मजदूरी और प्रेम ये नहीं है, ये आप लोगों का है सरदार पूर्ण सिंह का है, ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह का है। तो ये आप लोगों का बी राइट आंसर। और कुटच जो है ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, ठीक है, ये दोनों हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, लेकिन इसमें पूछा गया है नहीं है, कौन सा नहीं है, तो बी नहीं है, मजदूरी और प्रेम, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें पूछा गया कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है, इस साइड उपन्यास है और इस साइड उपन्यासकार है, तो इसको मिलान करना है, देखना है कौन सा युग्म सही नहीं है। तो जुलूस की रचना किसने की थी, फणीश्वर नाथ रेणु ने, ये सही है आप लोगों का। और अंधेर बंद कमरे नरेश मेहता, ये आप लोगों का गलत है। अंधेर बंद कमरे जो है मोहन राकेश की रचना है, ठीक है। और नई पद्य जो है वह कमलेश्वर, ये भी गलत है आप लोगों का। नई पद्य जो है वह नागा अर्जुन ने इसकी रचना की थी, ठीक है। तो ये दोनों आप लोगों को गलत है, तो डी राइट आंसर, एक से अधिक, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन साक्षात संकेतित या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अभिधा कहते हैं, ठीक है। अभिधा इज राइट आंसर, ए सही हो जाएगा, ठीक है। और लक्षणा किसको कहते हैं, शब्द की वह शक्ति जिससे उसका अभिप्राय सूचित होता है उसे क्या कहते हैं, लक्षणा कहते हैं। और व्यंजना किसे कहते हैं, जहाँ व्यंग आदि के रूप में चमत्कार पूर्ण अर्थ निकलता है, यानी चमत्कार पूर्ण अर्थ निकलता है, उसको व्यंजना कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य है। तो ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद वर्धन। आनंद वर्धन कौन हो जाएगा, आनंद वर्धन इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में कोड दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 में निम्नलिखित कथन स्थाना और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन करना है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं स्थाना और, ठीक है, कला का उदय जीवन से है, ये सही है। और तर्क ब में कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है, ठीक है, ये भी सही है आप लोगों का। अब इसको सेंटेंस बना के आप लोगों को सही उच्चारण के साथ सही मीनिंग भी निकालना है। तो इसको देख लेते हैं किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे कला का उदय जीवन से है, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं क्योंकि कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है, यानी कि यहाँ पे आप लोग क्योंकि का जब यूज़ कीजिएगा तो वह एक पूरा सेंटेंस बन जाता है, और जब सेंटेंस बन जाता है तो आपको वह उस चीज़ का सही मीनिंग पता चल जाता है, क्या सही है क्या गलत है। तो आप लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों सही है तो और वो दोनों सही है। तो खुद में देख लेते हैं, ओ सही है और वो गलत है, ये नहीं होगा, ओ और वो दोनों सही है, यानी कि बी इज राइट आंसर, ठीक है, और वो दोनों सही है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में निम्नलिखित कथनों स्थान और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही विकल्प का चयन कीजिए। ये भी आपको कोट में दिया हुआ, इसको भी देखना है कौन सा सही है। तो स्थाना और राष्ट्रीयता एक पुनित भावना है, ये सही है आप लोगों का। तर्क ब में है परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का साक्षात नियम नहीं है, ठीक है, ये आप लोगों का गलत है, साक्षात नियम है, ठीक। परिवर्तनशीलता यानी कि बदलाव, ठीक है, सृष्टि का साक्षात नियम है, और यहाँ पे क्या बोला, साक्षात नियम नहीं है, यानी कि और सही है और वो गलत है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्योंकि यूज़ करके, ठीक है, इससे पहले बताया था क्योंकि यूज़ करना, उसका पूरा सेंटेंस बनता है। तो राष्ट्रीयता एक पुनित भावना है क्योंकि
परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का साक्षात नियम नहीं है। अब इसमें बोल रहा है पुनीत भावना तो है, लेकिन परिवर्तनशीलता यानी कि बदलाव जो है सृष्टि का साक्षात नियम नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ओ सही है और वो गलत है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें ओ और वो दोनों गलत है, ये गलत हो जाएगा। ओ गलत है और वो सही है, ये भी गलत हो जाएगा। सी में देख लेते हैं ओ सही है और वो गलत है। ठीक है, यानी कि सी इज राइट आंसर। ओ सही है और वो गलत है, सी इज राइट आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 में क्या है, यहाँ लैंग्वेज है उर्दू का, बंगाली है। जो भी आप लोग लैंग्वेज चूज करें यहाँ से आप लोग देख लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 पे जनरल स्टडीज़ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में है 1 पूर्णांक 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है। तो यहाँ पे व्युत्क्रम क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। व्युत्क्रम होता है उल्टा, जैसे कि आप लोग समझ लीजिए 4/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप लोगों को क्वेश्चन में करना है। तो आप लोगों को यहाँ पे 1 पूर्णांक 3/16, इसको पहले हम फ्रैक्शन में ला देते हैं। 16 को 16 3 19/16 हो जाएगा। ठीक है, 19/16 माइनस अंतर निकालना है तो माइनस करेंगे, यहाँ पे इसका व्युत्क्रम करेंगे यानी कि इसका उल्टा करेंगे, 16/19 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है 16 और 19 का। जब 16 और 19 का एलसीएम लेंगे तो ये किसी से नहीं कटेगा, 16 और 19 को गुना कर देंगे तो इसका हो जाएगा 304। ठीक है, जब ये 304 हो जाएगा तो अब यहाँ पे 19 को 19 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 361। यहाँ अंतर है तो माइनस कर देंगे। अब 16 को 16 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करना है, 361 माइनस 256, तो ये कितना हो जाएगा 105। 105/304 हो जाएगा नीचे जो है। तो आप लोगों का राइट आंसर आप लोग देख पा रहे हैं कौन सा है, सी इज राइट आंसर, 105/304। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 में यदि इक्वेशन दिया हुआ है तो x का मान है, तो इसमें x का मान निकालना है। तो आप लोग यहाँ इक्वेशन देख रहे हैं a/b है, यहाँ पे पहले में a/b है और यहाँ पे b/a है। तो दोनों का बेस अलग अलग है, बेस समान नहीं है। तो सबसे पहले हमको इसका बेस समान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये b/a है तो इसको हम a/b कर देंगे तो बेस समान हो जाएगा। जब इसको हम यहाँ से पलटेंगे a/b करेंगे तो ये मेरा जो पावर है ये भी मेरा हो जाएगा 3 - x हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको पलट रहे हैं तो मेरा ये पावर भी यहाँ पे पलट जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं a/b पे होल स्क्वायर x - 1 बराबर a/b पे होल स्क्वायर 3 - x हो जाएगा। जब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं बेस समान रहता है तो बेस यहाँ से हट के आप लोगों का पावर सिर्फ लिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखाएगा x - 1 बराबर 3 - x लिखा जाएगा आप लोगों का। ठीक है, जब वहाँ से बेस हट जाता है तो अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। अब तो आराम से x का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पे जब ये वाला x माइनस में है तो इस साइड आकर प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x, और जब ये एक -1 है तो यहाँ पे इस साइड आकर +1 हो जाएगा, यानी कि 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको कटा देंगे, 2 2 4 हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकला, 2 निकला, तो बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 में है एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वे 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब है। मूल्यतः उसके पास सेब थे, यानी कि उसके पास कुल सेब कितने थे वह बताना है। एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, जैसे कि किसी के पास भी एक फल विक्रेता के पास ही समझ लीजिए अगर 5 सेब है, टोटल 5 सेब है, यानी कि उसके पास 100% है, यानी कि 5 सेब ही है लेकिन उसके पास 100% सेब है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए इसके पास 100% सेब था, ठीक है, उसमें से ये 40% बेच देता है। ठीक, ये माइनस कर दे, 40% बेच देता है, तो उसके पास कितना सेब बचता है, 420 सेब बचता है। ठीक है, उसी हिसाब से इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ 60% सेब इसके पास बचा हुआ है, 60% का 420 सेब अभी भी बचा हुआ है इसके पास। ठीक है, तो 1% का कितना हो जाएगा, 1% का, तो अगर इसको हम कटाएंगे तो ये 0 0 कट जाएगा और 6 7 42 हो जाता है। तो 1% का 7 सेब है, यानी कि 1% में उसके पास 7 सेब होता है। तो
अब 100% में कितना हो जाएगा तो देख लेते हैं यहाँ पे। 100% में उसके पास तो 7 गुना 1% में 7 सेब था, 7 गुना 100 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 700 सेब उसके पास था। यानी कि ये फल विक्रेता के पास टोटल सेब कितना था 700 सेब था। ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 में एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। ठीक है, यहाँ पे देखना है जो 3/11 का है वह 5/9 से, तो वही आपका अनुपात 1/27 से भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक भिन्न को मान लेते हैं x/y। ठीक है, किसके लिए माने 1/27 के लिए। ठीक है, ये बराबर किसके है 3/11 का 5/9। ठीक है, इसके बराबर है ये वाला। तो अब ये इसको इक्वेशन में सॉल्व करते हैं तो ये x/y हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो 27 है आप लोगों को ये चले जाएगा गुना में, ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर 3/11, और जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये ऊपर चले जाएगा यानी कि 9/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 9 और ये 3 गुना कितना होगा 27 हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे एक स्टेप और चलते हैं हम यहाँ पे, तो बराबर x/y गुना 27 बराबर 9 27 हो जाता है, तो 27/11 × 55 हो जाता है। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे ये 27 और ये 27 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/55। तो यहाँ पे आपका अनुपात क्या हो जाएगा, एक मिनट इसको मैं मिटा लेता हूँ। यहाँ पे आप लोगों का x/y क्या हो जाएगा आप लोगों का 1/55। ठीक है, तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/55। तो देखते हैं ऑप्शन में 1/55, ये सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 में यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.5% हो जाती है तो एक आदमी की वार्षिक आय 1250 बढ़ जाती है, उसका मूलधन होगा कितना होगा उसका मूलधन, तो रुपये में बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये 10% से बढ़कर कितना परसेंट हो गया 12%, यानी कि कितना परसेंट बढ़ा है 2.5% बढ़ा है। ठीक है, और जब ये 2.5% बढ़ा है तो उसका राशि कितना बढ़ गया है 1250 इसका बढ़ गया है राशि। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेना है कि 1% का कितना हो रहा है, 1% का कितना राशि बढ़ेगा। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 1 5/2 हो जाएगा, ये 5/2% का कितना हो जाएगा 1250। तो 1% का कितना हो जाएगा 1% का तो 1250 गुना कर देंगे यहाँ पे, और ये ऊपर चले जाएगा 2 नीचे 5 आ जाएगा, इससे कटाएंगे तो ये 250 बार में कट जाएगा 1250। ठीक है, अब ये 250 गुना 2 हो जाएगा 500, यानी कि 1% का वैल्यू कितना हो गया 500 हो गया। याद रखिएगा 1% का वैल्यू कितना हो गया 500 हो गया। ठीक है, अब 1% का जब 500 वैल्यू हो गया, अब 100% का कितना हो जाएगा, क्योंकि चाहे उसके पास राशि कितना भी हो 100% ही है ना, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा। तो ये 500 गुना 100 कर देंगे। ठीक है, तो निकल जाएगा ये कितना हो जाएगा 5 पे 4 0 हो जाएगा, यानी कि 50,000। मूलधन कितना हो जाएगा तो 50,000। तो बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है क्षेत्रफल का अनुपात निकालने बोला है। तो एक चीज़ यहाँ पे आप लोग पहले देख लीजिए कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है πr² होता है। ठीक है, अब जब मेरे पास ना ही r का मान दिया हुआ है, इसमें कुछ दिया हुआ है नहीं, तो हम सबसे पहले हम वृत्त का जो परिधि है हम उससे r का मान निकालेंगे, और जब यहाँ पे वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, ये होता है भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ पे हमको भुजा का भी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम उसको किस तरह से निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इसको r और इसको भुजा को निकालेंगे, और भुजा को लिखते क्या है a लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे वृत्त का जो परिधि होता है वह क्या होता है वृत्त का परिधि क्या होता है
2πr होता है। और जो वर्ग का जो परिधि होता है क्या होता है, वर्ग का परिधि क्या होता है 4 इंटू भुजा, ठीक है, भुजा को a में लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये दोनों वर्ग और वृत्त का जो परिधि है दोनों बराबर है, यानी कि यहाँ पे आप देख लीजिए 2πr बराबर 4 इंटू भुजा, ठीक है, तो ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको कटाएंगे, 2 से कटेगा 2। अब यहाँ पे क्या बचा, पाई आर और यहाँ पे ए बचा, ठीक है। अब जो आर है इसको यहीं पे हम यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है, और जो भुजा है इसको हम इस साइड ला देते हैं, तो ये गुना में है तो इस साइड आके भाग में आ जाएगा, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, और इसके यहाँ क्या बचा, पाई बचाता है, तो इस साइड गुना में है तो इस साइड आके भाग में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको आर का जो वैल्यू दिख रहा है 2 दिख रहा है, और ए का जो दिख रहा है मतलब साइड का जो वैल्यू दिख रहा है वो पाई दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखा जाता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और क्या है, वर्ग का जो आपका क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, भुजा स्क्वायर, यानी कि साइड पे स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ये करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं पाई का पाई रहने देते हैं, आर की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 पे स्क्वायर हो जाएगा, और भुजा की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे पाई रख देंगे, यानी कि पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 पाई और ये पाई, 1 पाई यहाँ पे 2 पाई है तो 1 पाई हट जाएगा यहाँ से, 1 पाई यहाँ पे कटा इसका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 पे स्क्वायर बचा, यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, पाई बचा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पाई का जो मान था वह रखते हैं, ठीक है, 4, और पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। यहाँ पे पाई का मान दिया हुआ नहीं है तो आप 22/7 ही रखना है, अगर मान नहीं दिया हुआ है तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और नीचे रह जाएगा 22, और जो ये 7 है वो ऊपर चले जाता है, ठीक है, तो ये ऊपर गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 28/22। अब यहाँ पे कटाते हैं 2 से, 11 दूनी 22 और 14 दूनी 28, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14/11, यानी कि अनुपात कितना हो जाएगा, 14:11, 14:11, ठीक है, यानी कि सी इज राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में एक घन का आयतन घन सेंटीमीटर में कितना है, जिसका विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है, यानी कि विकर्ण दिया हुआ है, घन का आयतन निकालना है, ठीक है। तो आयतन निकालना है, तो आयतन के लिए हमको सबसे मेन चीज़ जो होता है एल होता है, ठीक है, यानी कि लेंथ। अगर मेरे पास लेंथ रहेगा तो हम आराम से आयतन निकाल लेंगे घन का, ठीक है। तो पहले एक चीज़ देख लीजिए, घन का जो आयतन होता है वह क्या होता है, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L³ होता है, ठीक है, यानी कि लेंथ, आपका लेंथ क्यूब होता है, आयतन होता है, घन का आयतन होता है, ठीक है। अब जब मेरे पास लेंथ ही नहीं रहेगा पता तो हम कैसे निकालेंगे। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, घन का जो विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको देख लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ से निकल जाएगा आप लोगों का। तो घन का विकर्ण, घन का जो विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वह √3L होता है, ठीक है, यानी कि लेंथ। तो इसका क्या बोला है, क्या कि रूट कितना दिया हुआ, विकर्ण कितना दिया हुआ, 4√3 दिया हुआ है, तो 4√3 बराबर विकर्ण का फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से √3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, L बराबर ये 4 बच गया, तो L बराबर कितना निकला, 4 बचा, यानी कि 4 निकला, ठीक है। तो घन का आयतन कितना होता है, L³ होता है, तो L³ L की जगह पे 4 रखेंगे, तो 4 पे क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 घन सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, आंसर नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 64। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 में है x³ + 1
माइनस एक्स माइनस वन के गुणनखंड में से एक है, यानी कि इनके गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है। तो मैं आपको बता दूं क्या कि जो आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो इसका हम सॉल्यूशन करके दिखाते हैं कि इसके ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन इस तरह करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, तो अगर हम इसको गुणनखंड करते हैं इसका, तो गुणनखंड होता है, इसका गुणनखंड पहले देख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वन का। तो इसका हो जाएगा एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका गुणनखंड। अब जब इसका करेंगे तो इसका तो वही रहे, और ये माइनस को माइनस में लिख देते हैं, और इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये आपका गुणनखंड हो रहा है, लेकिन इसमें से कोई आंसर नहीं है। जब इसको हम सरल करते हैं एक्स क्यूब प्लस वन को, अगर हम सरल करते हैं इसको, यानी कि सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो क्या आता है वह देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वन है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन, और ये माइनस है तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस टू होगा। तो यानी कि आपका सरल, पहले तो यहाँ पर सरल करने की बात की नहीं गई है। ठीक है, गुणनखंडों की बात की गई। अगर हम इसको गुणनखंड कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ई इज राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो का मूल है। ठीक है, ये समीकरण दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो इस समीकरण को हल करना और x का मान कितना हो सकता है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इसको हम हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर है और इसको माइनस फोर है, तो यहाँ पे दो पे स्क्वायर डाल सकते हैं हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इक्वल टू जीरो। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू पे स्क्वायर है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक्स माइनस टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू। ठीक है, इसको विस्तारित कर दिए हैं। ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आपको क्या निकल रहा है, अगर हम x को ये ले चलेंगे तो एक x को, तो x माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू, ये इस साइड माइनस है तो इस साइड क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू टू हो जाएगा। अब एक और को देखते हैं प्लस वाले को, x प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो x बराबर हो जाएगा, अगर इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस दो हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये आप लोग प्लस टू और माइनस टू दोनों आंसर होगा, यानी कि इसमें हो जाएगा एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी इज राइट आंसर। दो और माइनस दो दोनों होगा। ठीक है, x का मान। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 में है, क्वेश्चन नंबर 40 में यदि 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा वह निकालना है। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी कि ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो इन सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, एक का मान निकल जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 5 3 8। ठीक है, और ये प्लस माइनस ये एक वाई, ये एक वाई कट जाएगा, और ये 3 1 4 x हो जाएगा। ठीक है, 4 x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, जब x बराबर 2 हो जाएगा यहाँ पे, अब y का मान निकालना आसान हो गया है। ठीक है, अब y का मान किससे निकालेंगे, तो समीकरण 2 को हम रखते हैं। ठीक है, या फिर समीकरण 1 को भी रखेंगे तो y का मान निकलेगा। ठीक है, हम समीकरण 2 को रखते हैं क्योंकि समीकरण 2 में थोड़ा आसान है हमको, तो समीकरण 2 को रखते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो x के जगह पे कितना रखेंगे, 2 निकला 2 रखेंगे, और माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे,
और माइनस वाई, और इसको ये दो जो इसको इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस टू, इस साइड प्लस में है 2 तो इस साइड आगे क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा 1। तो माइनस वाई है तो यहाँ पे y इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, ये कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 2, यानी कि x का मान 2 निकला और y का मान माइनस 1 निकला। तो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं x का मान 2 है, y का मान माइनस 1 है, तो ए इज राइट आंसर।